Assalamu alaikum. Students, in today's lecture, we will discuss theories of exchange rate. Exchange rates are basically used to compare international prices of goods and services. These are also used to compare return on foreign currency denominated stock and bonds to the return on domestic assets. इनका कंपैरिजन भी यही इसी के थ्रू होता है. तो डिफरेंट थेरीज जो हैं एक्सचेंज रेट की प्रिवेल कर रही हैं मार्केट में. और डिफरेंट थेरीज कौन सी हैं एक्सचेंज रेट की? द मॉनेटरी थेरी ऑफ एक्सचेंज रेट, द एसेट अप्रोच टू एक्सचेंज रेट, द पोर्टफोलियो बैलेंस्ड अप्रोच टू एक्सचेंज रेट. We will discuss these theories one by one to have the clear understanding of these theories. Firstly, let us discuss monetary theory of exchange rate. What is monetary theory of exchange rate? The fundamental idea of this monetary theory of exchange rate is that the change in the demand relative to the supply of one currency versus another will change the exchange rate. Let me repeat, change in the demand relative to the supply of one currency versus another will change the exchange rate. How this will happen? Let's briefly consider an example so that clearly understand हो सके कि monetary theory जो है वो work किस तरीके से कर रही होती है. Now suppose that US dollar versus British pound की जो है हम supply of currency और को कंसिडर करते हैं. अब जो सप्लाई ऑफ करेंसी है हम उसको मनी सप्लाई के इक्वलेंट ही कंसिडर करेंगे. नाउ सपोज दैट बैंक ऑफ इंग्लैंड इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ पाउंड्स रिलेटिव टू द डिमांड ऑफ पाउंड्स. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सप्लाई को इंक्रीज किया पाउंड की इन कंपैरिजन ऑफ द डिमांड ऑफ पाउंड. तो अब अगर इंक्रीज जो है डिमांड ऑफ पाउंड में वो लेस देन द सप्लाई इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ पाउंड, तो एक सिनेरियो हो गया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड की सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ की और जबकि डिमांड जो है वो पाउंड की कम इंक्रीज़ हुई थी. सिमिलरली डिमांड ऑफ डॉलर के कंपैरिजन में सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हुई जो कि यूएस फेडरल रिजर्व्स ने की. नाउ यूएस फेडरल रिजर्व्स हैज़ इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर्स in comparison or in greater terms than the increase in the demand of dollars. अब ब्रिटिश ने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंक्रीज ऑफ सप्लाई किया पाउंड को और यूएस फेडरल रिजर्व्स ने भी इंक्रीज किया डॉलर की सप्लाई को, लेकिन दोनों ने ही सप्लाई को डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज किया है. एक सिनेरियो हो गया, ठीक है, कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज हुई है. अब दूसरा सिनेरियो ये है कि जितने से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सप्लाई को इंक्रीज़ किया डिमांड के कंपैरिजन में वो ज़्यादा थी उस वैल्यू से जो कि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंक्रीज़ किया सप्लाई ऑफ डॉलर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ डॉलर. से फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ पाउंड जो है वो 1% से इंक्रीज़ हुई इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड ऑफ पाउंड, तो 1% इज इधर वैल्यू आ गई विच इज़ ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ डॉलर इन कंपैरिजन ऑफ द डिमांड ऑफ डॉलर. तो से फॉर एग्जांपल कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जो है वो सप्लाई ऑफ डॉलर को इंक्रीज़ किया 0.5% मोर देन द डिमांड ऑफ डॉलर, तो 1% वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.5% वैल्यू. तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस की वजह से मॉनेटरी थ्योरी कहता है कि अगर ये वाला डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो तो एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट करता है. सो एक्सचेंज रेट किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा कि अगर सप्लाई ऑफ पाउंड वाली जो वैल्यू है जिसको हमने इधर सिनेरियो 1 में कंसिडर किया था 1, तो विच इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू विच इज़ 0.5 ओवर हेयर, तो एक्सचेंज रेट के साथ क्या होगा? मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि अगर ये सिनेरियो होगा तो पाउंड जो है उसकी वैल्यू एक्सचेंज के टर्म्स में या एक्सचेंज रेट जो है पाउंड का वो फॉल कर जाएगा इन रिलेशन और इन रेलेवेंस टू द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर्स. इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इज़ जब पाउंड की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड से, तो
तो ब्रिटिश जो है वो या ब्रिटेन जो है वो सफ़र करेगा इन्फ्लेशन को। अगर इन्फ्लेशन होगी आपकी कंट्री में तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर पैरिटी इफेक्ट करेगी, उसका रोल आ जाएगा। अब परचेजिंग पावर पैरिटी का रोल क्या होता है कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। जैसे ही इन्फ्लेशन होगी तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि परचेजिंग पावर की रिडक्शन की वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द पाउंड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही पाउंड की बाइंग पावर डिक्रीज़ होगी तो पाउंड की एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो फिर जो है मॉनेटरी थ्योरी अप्लाई करती है, और मॉनेटरी थ्योरी सेज दैट चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी एज इट डज फॉर चेंजेस इन सप्लाई। और इस तरीके से मनी डिमांड जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में वर्क कर रही होती है। तो जब भी आपका ये सारा सिनेरियो रोल प्ले करता है तो आपके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। अब जब सप्लाई के इंक्रीज़ की वजह से ब्रिटेन में इन्फ्लेशन हुई, उस इन्फ्लेशन ने परचेजिंग पावर को डिक्रीज़ किया और फिर अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट को डिक्रीज़ कर दिया या डेप्रिशिएट हो गया। जैसे ही एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो फिर ये सारा प्रोसेस रिवर्सल में चलेगा और एक्सचेंज रेट को फिर थोड़ा बेहतर करेगा, और इसी सारे प्रोसेस के थ्रू आपका एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट पर जो है आकर फिक्स हो जाता है। अब जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं हैव ग्रोइंग डिमांड्स फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, और इन ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए जो ग्रोइंग डिमांड्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन के साथ कंट्री की करेंसी में एप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करती हैं, और फिर आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट भी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ की करेंसी जो है वो फिर एप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। तो फिर इस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो आपके एक्सचेंज रेट की वो मेंटेन होती है।